नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अभी तक हम बाबर के भारत पर आक्रमण के समय की राजनीतिक स्थिति की चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की भूमिका पर चर्चा करेंगे। बाबर के भारत में आगमन के साथ ही एक नए वंश मुगल वंश की शुरुआत हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की क्या भूमिका रही। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के छोटे से प्रदेश फरगना का शासक था। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम था, जो कि चंगेज खां के वंश की थी, और स्वयं बाबर तैमूरलंग का 5वां वंशज था। इस प्रकार बाबर की नसों में दो पराक्रमी विजेताओं का रक्त बहता था। 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 10 जून 1494 को अल्पायु में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है, किंतु कालांतर में उसने एक कुशल साहित्यकार होने का जो परिचय दिया, उससे ज्ञात होता है कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा निश्चय ही अच्छी हुई होगी। उसे इतिहास, ज्योतिष और इस्लाम की परंपराओं का अच्छा ज्ञान था। सैन्य संचालन के साथ साथ उसे शासन प्रबंध की भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। अतः उसकी मानसिक शक्तियों का ऐसा सुंदर विकास हुआ था कि वह राजनीतिक घटनाओं के महत्व को आसानी से समझ लेता था। लेकिन राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे अपने दो शत्रुओं का सामना करना पड़ा। उसके चाचा अहमद मिर्जा ने समरकंद की ओर से आक्रमण कर दिया, और दूसरी ओर उसके मामा महमूद खां ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बाबर की सेनाओं के दृढ़ प्रतिरोध के कारण दोनों को अपने अपने राज्य की ओर लौटने को बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार उसे प्रारंभिक कठिनाइयों के निवारण में सफलता प्राप्त हुई। अपने कुशल शासन प्रबंध के कारण वह अपनी प्रजा में शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। बाबर अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और वह अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। संयोग से उसके चाचा की मृत्यु हो गई, जो कि निसंतान था। अतः उसके भाई महमूद मिर्जा को गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन 6 महीने बाद उसकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र वैसुंगर मिर्जा को सुल्तान बनाया गया। वैसुंगर मिर्जा से कुछ स्थानीय अमीर असंतुष्ट थे, और वे वैसुंगर मिर्जा के छोटे भाई अली मिर्जा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। समरकंद में फैली इस अव्यवस्था से प्रोत्साहित होकर बाबर ने 1496 में समरकंद के विरुद्ध अभियान किया तथा अली मिर्जा से समझौता कर 1497 में समरकंद पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। परंतु उसने बड़ी कठिनाई से वहां 100 दिन ही राज्य किया होगा कि वह अस्वस्थ हो गया, और बाबर की अस्वस्थता का लाभ उठाकर उसके भाई जहांगीर मिर्जा ने फरगना पर अधिकार कर लिया। स्वस्थ होने पर बाबर फरगना की ओर गया, लेकिन वह फरगना पुनः प्राप्त न कर सका। इस प्रकार बाबर पुनः समरकंद की ओर लौटा, लेकिन समरकंद पर भी अब अली मिर्जा ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार इस स्थिति में अब बाबर कहीं का भी शासक नहीं रहा था, न समरकंद का और न ही फरगना का। 2 वर्षों तक इधर उधर भटकने तथा अपने राज्यों को प्राप्त करने के असफल प्रयास के बाद 1498 में उसने पुनः फरगना पर अधिकार कर लिया, किंतु 1500 में फरगना फिर उसके हाथ से निकल गया। 1501 में बाबर ने समरकंद के शासक शैबानी खां उज़्बेक को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1502 में शैबानी खां ने अपनी पराजय का बदला लेते हुए सरेपुल नामक स्थान पर बाबर को पराजित किया, और समरकंद फिर से बाबर के हाथ से निकल गया। समरकंद
पुणे हाथ से निकल जाने के बाद बाबर अपने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर इधर उधर भटकता रहा। यहाँ तक कि उसे कई बार रोटी भी गांव वालों से मांगकर खानी पड़ती थी। उधर शेबानी खान ने धीरे धीरे समस्त ट्रांस ऑक्सियाना पर अधिकार कर लिया। अतः बाबर के लिए अन्य आश्रय की खोज करना अनिवार्य हो गया। 1504 में बाबर ने काबुल पर आक्रमण कर बड़ी सरलता से उस पर अधिकार कर लिया। काबुल विजय बाबर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि काबुल से वह समरकंद और हिंदुस्तान दोनों पर आक्रमण कर सकता था और अपने शत्रु उज़्बेकों से भी निपट सकता था। सितंबर 1507 में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। काबुल लौटने पर बाबर को सूचना मिली कि ईरान के शासक शाह इस्माइल ने शेबानी खां को परास्त कर दिया है। अतः बाबर पुनः समरकंद पर अधिकार करने के लिए रवाना हुआ और अक्टूबर 1511 में उसने तीसरी बार समरकंद पर अधिकार कर लिया। किंतु इस बार वह समरकंद का स्वतंत्र शासक न होकर ईरान के शाह का सामंत था। बाबर को शिया धर्म की अनेक बातें स्वीकार करनी पड़ी, जिससे समरकंद की सुन्नी जनता बाबर से नाराज हो गई। नवंबर 1512 को उज़्बेक नेता उबैदुल्ला खान ने बाबर पर आक्रमण कर उसे समरकंद से निकाल दिया। अब बाबर को अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने की कोई आशा न रही, परंतु बाबर इतना महत्वाकांक्षी था कि केवल काबुल प्रदेश से वह संतुष्ट होकर नहीं रह सकता था। अतः उसने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय किया, क्योंकि इस ओर साम्राज्य विस्तार की संभावना अधिक थी। अब हम बात करते हैं बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण की। समरकंद पर उज़्बेक नेता उबैदुल्ला खां का अधिकार हो जाने के बाद बाबर 1511 तक काबुल में शांतिपूर्वक शासन करता रहा, लेकिन 1513 के बाद वह भारत अभियान की तैयारी भी करता रहा। बाबर ने उज़्बेकों से तुलुगमा पद्धति, मंगोलों व अफगानों से व्यूह रचना, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग और अपने सजातीय तुर्कों से अश्वारोही सेना का संचालन सीख लिया था। इस प्रकार बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी युद्ध कला को अत्यंत विकसित कर लिया था। भारत पर बाबर के आक्रमण के अनेक कारण थे। पहला कारण तो यही था कि बाबर अत्यंत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दूसरा, बाबर भारत पर अपना पैतृक अधिकार मानता था, क्योंकि तैमूर ने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार किया था तथा उसके प्रतिनिधि खिज़र खान ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अतः बाबर अपने पूर्वजों के राज्य को पुनः हथियाना चाहता था। तीसरा, उस समय भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति भी बाबर के अनुकूल थी। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी वहाँ का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। अतः उसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बाबर को दिल्ली के दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी मिल गई। साथ ही वह भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करना चाहता था। इन सभी कारणों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध जीतने से पहले भारत पर कई बार आक्रमण किए गए। भारत पर सबसे पहला आक्रमण उसने 1519 में किया। इस आक्रमण में बाबर ने बाजोर व भीरान को जीत लिया और यहाँ का प्रशासन हिंदू बेग नामक अपने सिपहसालार को सौंपकर बाबर वापस लौट गया। दूसरा आक्रमण उसने 1519 के अंत में किया, क्योंकि जैसे ही बाबर वापस लौटा था, स्थानीय अफगानों व हिंदुओं ने मिलकर हिंदू बेग को भीरा से खदेड़ दिया था। अतः 1519 के अंत में बाबर ने दूसरी बार यूसुफजई अफगानों के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन पेशावर पहुंचने के पहले ही उसे सूचना मिली कि सुल्तान सैयद खां बदख्शां की ओर से बढ़ रहा है। अतः बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। इन दोनों आक्रमणों का उद्देश्य, ये जो पहले दो आक्रमण थे जो 1519 में किए गए थे, इनका उद्देश्य भारत की राजनीति की जानकारी
प्राप्त करना था। इसके बाद तीसरा आक्रमण बाबर ने 1520 में किया। बाबर बाजोर, भीरा होता हुआ सियालकोट तक जा पहुंचा। इसी समय उसे सूचना मिली कि कंधार के शासक शाह अर्दुन ने काबुल की सीमा पर आक्रमण कर दिया है। अतः बाबर को तुरंत काबुल की ओर लौटना पड़ा। अब बाबर भारत पर कोई सैनिक अभियान आरंभ करने से पूर्व कंधार को जीतकर काबुल को सुरक्षित करना चाहता था। अतः 1522 ईस्वी में उसने कंधार पर अधिकार कर लिया तथा अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार बना दिया। कंधार पर अधिकार हो जाने के बाद बाबर अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लगा। अतः उसने भारत की ओर ध्यान दिया। इसी समय सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर से प्रार्थना की कि वह दिल्ली का तख्त दिलाने में उसकी सहायता करे। उधर पंजाब के सूबेदार ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। अतः बाबर ने जनवरी 1524 में चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। लाहौर में सुल्तान की अफगान सेनाओं ने बाबर का मुकाबला किया, लेकिन वे पराजित हुए। 4 दिन बाद बाबर दीपालपुर पहुंचा, जहां दौलत खां ने बाबर से भेंट की। दौलत खां का अनुमान था कि तैमूर की भांति बाबर भी लूटपाट करके वापस लौट जाएगा, लेकिन उसका यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि बाबर किसी एक प्रदेश पर अधिकार करने के बाद उसे छोड़ देने नहीं आया था, बल्कि उसका इरादा तो भारत विजय का था। अतः उसने बाबर के साथ विश्वासघात करना चाहा, लेकिन बाबर ने उसे कैद कर काबुल लौटते हुए मार्ग में छोड़ दिया। बाबर ने उसकी पैतृक जागीर दिलावर खां को दे दी और पंजाब के जीते हुए प्रदेशों में अपने अधिकारी नियुक्त कर स्वयं काबुल लौट गया। बाबर के काबुल लौटते ही दौलत खां ने सेना एकत्र कर विद्रोह कर दिया। दौलत खां के विद्रोह की सूचना मिलने पर बाबर ने दिसंबर 1525 में 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। सियालकोट पहुंचने पर बाबर को दौलत खां और आलम खां के बीच हुई संधि तथा दोनों के दिल्ली पर असफल अभियान की सूचना मिली। जनवरी 1526 को बाबर ने मिलवट का किला घेर लिया। दौलत खां किले में था, लेकिन उसका पुत्र गाजी खां भागकर इब्राहिम लोदी के पास चला गया। उसके दूसरे पुत्र दिलावर खां ने आरंभ से ही बाबर का साथ दिया था। दौलत खां ने बाबर का प्रतिरोध करना उचित न समझकर आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर की सफलता से प्रोत्साहित होकर इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट अमीरों ने बाबर के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए अपने दूत भेजे और अन्य अमीरों ने भी अपनी अधीनता के प्रस्ताव भेजे। इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण बाबर ने अब आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो ये तो थे भारत में जो बाबर के प्रारंभिक आक्रमण थे वो। अब हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की। अब हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। पानीपत का प्रथम युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है। यह युद्ध अप्रैल 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पंजाब को अपने अधीन करने के बाद अब बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया। इब्राहिम लोदी भी अब तक बाबर के इरादे से भली भांति परिचित हो चुका था, अतः वह भी एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से चल पड़ा। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या कितनी थी, इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। अबुल फजल और फरिश्ता ने बाबर की सेना की संख्या 12,000 और इब्राहिम की सेना की संख्या 1,00,000 बताई है। रशब्रुक विलियम ने भी बाबर की सेना की संख्या 8,000 और इब्राहिम की सेना की संख्या 1,00,000 बताई है। बाबर स्वयं अपनी सेना के विषय में मौन है, किंतु इब्राहिम के पास 1,00,000 सैनिक बताता है। अतः उनकी सेना की सही संख्या क्या थी, इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अतः पानीपत के मैदान में पहुंचने पर दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं की व्यूहरचना की। बाबर ने अपनी सेना की रक्षात्मक व्यूहरचना की
और अप्रैल 1526 को अपने 4-5 हजार सैनिकों को रात के समय अफगान शिविर पर आक्रमण करने भेजा, किंतु अफगानों की सतर्कता के कारण वह आक्रमण विफल रहा। इब्राहिम लोदी ने समझा कि बाबर ने अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया है, इसलिए 20 अप्रैल 1526 को सुबह इब्राहिम ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। बाबर के पास पैदल और घुड़सवार सेना के अलावा तोपखाना भी था। अफगानों ने बड़ी तीव्रता से मुगलों पर आक्रमण किया। बाबर ने भी अपने तुलुगमा दस्ते और केंद्र से कोतल सेना को आगे बढ़ाया और तोपखाने से गोलाबारी का आदेश दे दिया। तोपखाने से गोला वर्षा और दाएं बाएं से तीरों की बौछारों से अफगानों के हौसले पस्त हो गए। मध्याह्न तक भयंकर युद्ध होता रहा और अंत में शाम तक बाबर की सेना विजयी हुई। इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। इस निर्णायक विजय के बाद बाबर ने हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा को क्रमशः आगरा व दिल्ली पर अधिकार करने तथा सुल्तान के खजाने की सुरक्षा के लिए भेजा। दिल्ली और आगरा भी बाबर के अधिकार में आ गए। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। पानीपत का यह युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इसने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश की समाप्ति हुई और मुगलों का अभ्युदय हुआ। लेनपुल ने लिखा है कि अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। इससे उनका साम्राज्य समाप्त हो गया और उनकी शक्ति का अंत हो गया। इस युद्ध के फलस्वरूप हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगानों के हाथ से निकल गई और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि लोदियों की शक्ति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगान जाति के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई। मध्य एशिया में बाबर को अपने जीवन और राज्य की सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था और काबुल पर अधिकार होने से पूर्व तो वह दर दर भटकने वाला राहगीर मात्र रह गया था, लेकिन इस युद्ध के बाद उसका जीवन और राज्य दोनों सुरक्षित हो गए। इस युद्ध के बाद भारत में कुछ पीढ़ियों तक योग्य शासकों का एक क्रम आरंभ हो गया तथा प्रशासनिक क्षेत्र में नए परीक्षण के अवसर प्राप्त हुए। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी यह युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत में मुगल सभ्यता एवं संस्कृति के समन्वय से यहाँ एक नवीन सभ्यता एवं संस्कृति का उदय हुआ। ईरानी कला और भारतीय कला के संगम ने कला को नया आयाम प्रदान किया तथा ईरानी साहित्य के प्रभाव से यहाँ नवीन साहित्य का सृजन हुआ। लेकिन इस विजय ने बाबर को केवल दिल्ली और आगरा का ही स्वामी बनाया था। शेष हिंदुस्तान की विजय करना अभी बाकी था। पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसकी सैन्य व्यवस्था और तुलुगमा पद्धति थी। हालांकि अफगान भी तोपखाने से परिचित थे, लेकिन उन्होंने तोपखाने को अपेक्षित महत्व नहीं दिया था और तोपों के मुकाबले में तीरों की कोई उपयोगिता नहीं रही थी। इस प्रकार बाबर की सैन्य कुशलता ने उसे भारत में अपने विजय के झंडे गाड़ने में उसकी सहायता की। तो ये तो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाबर के भारत में अन्य युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।